अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालात हैं उसको ब्रिंक ऑफ वॉर के तहत और इस नज़र से देखा जा रहा है। बहुत ही कशीदा सूरत हाल है इस वक्त। इसके ऊपर जाहिर है हमारा प्रोग्राम है। हमें ज्वाइन करेंगे रमेश कुमार साहब, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को मिल के आए हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, निगार हैं, डिफेंस मामलात के ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक निकाश साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं मुजफ्फराबाद से और अभी ही लाइन ऑफ कंट्रोल से होके आए हैं, जहां हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां पे हालात और भी ख़राब हैं और वहां पे बमबारी भी हो रही है, गोला बारूद जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें प्रोग्राम के बकिया हिस्से में ज्योति मल्होत्रा साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, भारतीय सहाफ़ी, और हम उनसे भी पूछेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है और उधर क्या इरादे हैं। सबसे पहले एयर मार्शल साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह के डीजी ISPR साहब ने ये कहा कि जी जंग तो एक तरीके से हम नहीं कह सकते, हमला तो हुआ ही नहीं है, चूंकि हमारे वजीर आजम साहब ने कहा था कि अगर उन्होंने हमला किया तो तब हम रिटेलिएट करेंगे, मगर हमला हुआ नहीं। डीजी ISPR साहब ने यह भी कहा कि वो 4 से 5 मील जो हैं वो अंदर आए हैं, मगर जो बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं और वहां पे जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तकरीबन 25 मील दूर, बॉर्डर से दूर अंदर आए हैं बालाकोट की तरफ। तो इसके ऊपर कोई वाजे आपके पास कोई है मालूमात? देखें, हमारी मालूमात का जरिया भी तो यही है ना, खासकर डीजी ISPR जो हैं वो उनके पास सारी इनपुट्स आ रही हैं और उन्हीं की इनपुट्स पे हम भी डिपेंड करते हैं। जहाँ तक ज़मीन से मालूमात का जो सोर्स है वो तो कुदरती बात है कि उन्हीं के पास सारे सोर्सेज हैं, ज़मीनी भी, और जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक़ है उनके भी राब्ते हैं। लिहाजा इस चीज़ को कंफर्म करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन पैदा हुई है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनी है, क्योंकि सुबह से जो बातचीत हो रही और मैं भी जो अपने एनालिसिस हैं वो उसी बेस पर दे रहा था जो डीजी ISPR ने दिए थे कि जी वो 4 से 5 मील अंदर हैं, यानी ये जो कुछ भी हुआ। अब अगर ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आई है तो इसका तज्जिया एक मुख्तलिफ तरीके से करना होगा, मगर मैं इस वक्त कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि डीजी ISPR ने जो बात की है मैं समझता हूँ अभी तक तो वही मुस्तनद थी। ये जो इंफॉर्मेशन जिसका जिक्र आपने किया, मुझे नहीं मालूम कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और ये इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। ये इंफॉर्मेशन रॉयटर्स की जो है खबर उसके मुताबिक है और जो हिंदुस्तान मुतालबा कर रहा है वो भी यही कह रहा है। फिर BBC को एक इंटरव्यू दिया है बालाकोट के एक शहरी ने और उसने वहां पे दिखाया है कि कैसे वहां पे बमबारी हुई है। ये भी बताया है कि किस तरह एक जो शख्स है वो मामूली तौर पे कहते हैं कि जख्मी हुआ है। तो ये रिपोर्ट्स बैनुल-अक़वामी मीडिया भी दे रहा है और हिंदुस्तान जो है वो भी खुल के कह रहा है कि बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा के करीब हमने ये हमला किया है। देखें, ये आपका जो सेंटेंस है ना कि किस तरह उसने तो जेटसन किए हैं। मैं चूंकि खुद एक फाइटर पायलट हूं, मुझे मालूम है कि ये जो पेलोड आप जेटसन करते हैं इसको आप फायरिंग नहीं कहते, इसको आप अटैक नहीं कहते। ये उस वक्त की जाती है जब एक इलाके से आप एग्जिट करना चाहें और आपको नजर आ रहा हो कि अब रिएक्शन हो चुकी है, मुझे जल्दी में इस इलाके से निकलना है, तो जो एक्स्ट्रा लोड आपने जहाज पे उठाया होता है उसे जेटसन किया जाता है, वो फायरिंग नहीं आप उसको कहते। एयर मार्शल साहब, सवाल ये कि पेलोड जो है वो उन्होंने बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में जो है अनलोड किया है ना, ये मुझे नहीं मालूम। तो हमें पता है नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा। आपका जो सोर्स है वर्सेस द डीजी ISPR सोर्स, इनमें से कौन ज्यादा क्रेडिबल है, मैं किसे मानूं? मेरा ख्याल है कि मैं अब जाती तौर पे, चूंकि मुझे ये इंफॉर्मेशन आपके स्टूडियो में आने के बाद मिली है, सारा दिन मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अब ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है। मगर मेरा ख्याल है अभी जरूरी नहीं कि हम बहस सिर्फ इसी एक सब्जेक्ट पर करें। आपके पास आई एम श्योर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते मगर हैं। ये जो लोड है वो उस इलाके में गए हैं जहां पे बमबारी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी तारिक निकाश साहब गए हैं। मुजफ्फराबाद के बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं और कई अरसे से, बल्कि कई दिहाइयों से वो कश्मीर के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तारिक निकाश साहब, ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपने बालाकोट विजिट किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या देख के आए हैं?
जी मुरीद, एक्चुअली जो आप डिस्टेंस रेफर जो कर रही हैं, आप ज़मीनी फासला बता रही हैं, और अगर फ़ज़ाई फासला अगर देखा जाए तो ये शायद 7-8 किलोमीटर से वाकई ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि आप अगर केरन सेक्टर से टीचवाल की तरफ से अगर इंडिया जो कि ज़ेरे कब्जा कश्मीर है वहाँ से अगर उनके तैयारे आते हैं और एक दरमियान में सिर्फ एक पहाड़ है, भीड़ी का पहाड़ है, जिसे क्रॉस करके तो आप केपी में एंटर हो जाते हैं, तो उस लिहाज से शायद ये फासला इतना ज्यादा नहीं है। ये जाबा का मुकाम है, बालाकोट तहसील का हिस्सा है, जिस जगह पे उनने जेटिजन किया है। वो 4 घड़े वहाँ जो है वो लोगों ने भी देखे, और हमें भी उतने जो विजुअल्स हैं मोबाइल पे लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया था, वो हमें भी दिखाए हैं, और वहाँ वाकई कोई लॉस नहीं हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त जो ISPR के चीफ ने भी कहा कि लॉस कोई नहीं हुआ है। एक आदमी जो है वो मामूली से जख्मी हुआ है, वो भी ऐसे जख्मी हुआ कि जब वो पत्थर और फ्रैगमेंट्स उड़ के उसके घर के अंदर आए हैं तो उसके माथे पे जो है एक फ्रैगमेंट लगा है, जिससे उसको इंजरी हुई है। तो ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है जी, ये उस लिहाज से। तो मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान तो बहुत नॉर्मल, हिंदुस्तान का तो ये मौकफ है कि वहाँ पे हमारे फाइटर जेट जो हैं वो 12 मिराज, वहाँ पे 1000 kg का लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो फेंके हैं, और जैश ए मोहम्मद के कैंप को उन्होंने पूरी तरीके से तबाह किया है। तो इसके बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं? क्योंकि आपने अभी एक स्टोरी भी की है जो रॉयटर्स के ऊपर आई है, और आपके दीगर साथियों ने भी उस स्टोरी में शामिल हुए। तो वहाँ पे कुछ लोकल्स को आपने कोट किया है और कहा है कि यहाँ पे एक मदरसा था और एक मशकूक किस्म का कैंप तो था। ये स्टोरी का ये हिस्सा जो है ये रॉयटर्स के इस्लामाबाद डेस्क ने ऐड किया है। मैंने सिर्फ जो लोकल से बात की है उसमें उनने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है। जो 1000 पाउंड अगर कहीं जो बारूद गिराया जाए तो उस जगह का जो है हुलिया तब्दील हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी भी तस्वीरें हैं, मेरे मोबाइल में तस्वीरें हैं। चंद दरख्त जो हैं वो कटे हैं, सिर्फ चंद दरख्त हैं जो कटे हैं। 4 जगह पे घड़े बने हैं, इसका मतलब है 4 जगह पे उन्होंने जो ड्रॉप किया है। मलिया मेट होने का कोई आसार नहीं है। देखिए, किसी इलाके में अगर 5 लोग भी अगर जख्मी हो जाएं तो सारे इलाके को खबर हो जाती है कि वो एम्बुलेंस में उनको इवैक्यूएट किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई जहां बहक हो जाए उसे वहां से इवैक्यूएट किया जाता है। तो हिंदुस्तान का जो क्लेम है कि हमने 350 के करीब अफराद को जो है वहां हिलाक किया है, तो वो उनकी बॉडीज कहाँ चलेगी? मतलब वो जमीन खा गया, आसमान, ये बहुत अहम सवाल है जी, निकल गया, वो बॉडीज बहुत अहम सवाल है। ये बहुत अहम सवाल है। तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि कश्मीर की तरफ से आप गए थे, अभी आज ही आप गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। मुझे ये बताइए कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है? आपने कहा कि वहाँ पे भी जो है वो स्कर्मिशेस हो रही हैं और बारूद का इस्तेमाल हो रहा है। जी, मैं यही आपके जरिए आपके नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान जो क्लेम कर रहा है कि जहाँ उसने बकौल उसके जो है वो दहशतगर्द या अस्करियत पसंद मारे हैं, वहां तो कोई चिड़िया का बच्चा भी हलाक नहीं हुआ है। लेकिन जहां हलाकतें हो रही हैं वो मासूम और निहत्ते शहरी हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहते हैं। वहां हिंदुस्तान की फायरिंग 5:30 बजे से बहुत बेरहमाना किस्म की फायरिंग हो रही है। इस वक्त तक जो हुक्काम के मुताबिक जो है 4 जो सिविलियंस हैं उनकी शहादतें हो चुकी हैं। कुछ 6-7 के करीब जो हैं जख्मी हैं। ये खवातीन हैं, ये बच्चे हैं, ये उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं जिनके घरों को जो है हिट किया गया है, और वहाँ इस वक्त जो है वो शेलिंग भी जारी है। तो इस तरह की एग्रेशन जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। शायद वहाँ का स्कोर जो है वो यहाँ पूरा करना चाह रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी हिलाकत नहीं हुई जब्बा में, यहाँ अलबत्ता शहादतें जो है हो रही हैं। रमेश कुमार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप हाल ही में कुंभ के मेले के अंदर हिंदुस्तान गए और वहां पे आपकी बात हुई सुषमा स्वराज साहिबा, वहां की वजीर खारजा से। तो अब ऐसा तो लग रहा था आपकी बातों से कि शायद इस किस्म का हमला या इस किस्म का एडवेंचर जो है वो नहीं करेंगे, मगर आज हमने उसके बरक्स देखा है। तो आपको वहां पे कभी महसूस हुआ कि वो इस किस्म का एडवेंचर करने वाले हैं? देखिए, एडवेंचर तो वहां पे था। जब मैं जा रहा था उससे एक दिन पहले मैं खुद डबल माइंडेड था, मगर फिर इजाजत मिली तो फिर मैं गया। मगर वहां पे एडवेंचर कुंभ के मेले के ऊपर पहुंचा, वहां पे बहुत एग्रेशन थी कि ये आया कैसे है। मगर मैंने उस टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश की और 23 तारीख को इवन मेरी मुलाकातों में वो डाउन भी हुआ।
मगर जिसके घर पे थे वही बात होगी, और जो ये हमाकत की है इन्होंने, और मैंने साहब क्या डाउन हुआ, वो तो उन्होंने आज एक एडवेंचर ही कर दिया, और पहली दफा 1971 के बाद ऐसा हुआ है कि इस तरीके से वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आए हैं, और ये पहले तो हमने इस तरह का नहीं देखा। मोनिका, मैंने पहले भी उस टाइम पे भी उनको कहा था कि अगर ऐसी चीजें आप करेंगे तो पाकिस्तान की फौज जो है वो 6 लाख नहीं है, 22 करोड़ फौज है। हम समेत पाकिस्तान की धरती को मां समझते हैं और उसकी हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे, और उसका जो नतीजा आपके पास आएगा वो बहुत ज्यादा भयानक आएगा। खुदारा ऐसी गलती नहीं करें, आप फेथ डेवलप करें, और हमारा कोई इंस्टीट्यूशन इसी इलाके के इसी अटैक के पीछे जो है वो नहीं है। उनको बार बार ये था कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे जो है वो जवानों को शहीद किया गया, ये किया गया। मैंने उनको बार बार कहा कि ये चीजें नहीं है, हम पीस की तरफ जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि माजी में सबसे गलतियां हुई है, मगर ये अगर इस तरीके की आपने हमाकत की तो उसका नतीजा गलत होगा। और अगर इलेक्शन में भी आप पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको उसमें भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की। तो रमेश कुमार साहब, अब मुझे ये बताइए कि अब क्या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ये फैसला करेगा कि जवाबी कार्रवाई कब कैसे होनी चाहिए, या जिस तरह मोदी साहब ने अपनी फौज के ऊपर छोड़ दिया था ये फैसला, आप भी अपनी फौज के ऊपर छोड़ देंगे ये फैसला? देखिए, बात यह है कि मोदी को भी मैंने, जब सुषमा जी से मेरी डिटेल में जब मुलाकात हुई तब मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा हमें बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का प्रेशर है, इवन आप भी आए हो तो उसके ऊपर भी। तब भी मैंने उनको ये कहा कि बोर्ड जो लीडर होते हैं वो बुलंद फैसले करते हैं। आप इस तरीके से अगर आप समझती हैं कि पुलवामा के ऊपर इल्जाम लगा के हमारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, ये है, और आप जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आएगा, और ये मुश्किल टाइम में जो अक्लमंद बंदे होते हैं। नहीं, मगर मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका फैसला जो होगा वो जवाबी कार्रवाई के बारे में डिसाइड करेगा, या कि आप अपनी फौज के ऊपर भी छोड़ेंगे जिस तरह मोदी साहब ने छोड़ा था, कि कैसे जवाब देना? आज भी कहता हूं कि हमारी ये जंग जो है, इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है, ये अगर जंग होती है तो 80% दुनिया को खत्म कर देती है। आज भी दुनिया के अंदर ये आइसोलेशन हमें करने गए थे, हमें ये करना चाहिए। अमेरिका है, सऊदी है, ब्रिटिश है, ये सारे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स है उसको हम बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, मगर इन्होंने इसकी जो हरकत की है इस वजह से हमें एक चीज मैं एयर मार्शल साहब से पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं वक्फे की तरफ जाऊं। एयर मार्शल साहब, रॉयटर्स की तरफ से, इस्लामाबाद डेस्क की तरफ से खबर आई है, और बाकी दीगर जो इस तरह के न्यूज़पेपर्स हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो एक लोकल रेजिडेंट को मिले हैं उस इलाके के अंदर, जिसने ये कहा है कि एक मदरसा चला रहा था जैश ए मोहम्मद, और वहाँ पे कुछ जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि किसी पहाड़ी के ऊपर ये मदरसा था जो जैश ए मोहम्मद चला रहा था, और ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे था। अब इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका पाकिस्तान कैसे सामना करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, राइटर्स हो या कोई और एजेंसी हो, अगर वो किसी एक आदमी की रिपोर्ट पर एक इतनी बड़ी कहानी बना रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी टू से वो क्रेडिबिलिटी क्या है। पहले हम भी उसको हम उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करें कि राइटर जो रिपोर्ट कर रहा है क्या वो एग्जैक्ट पिक्चर है वहां की। आपके जो होके आए तारिक साहब, इन्होंने भी वहां बातचीत की लोगों से, इनके इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं आई। इनको तो लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ जैश ए मोहम्मद का मदरसा था। वो कोई एक आध बंदा अगर कोट कर रहा है तो आई एम सॉरी, उसकी क्रेडिबिलिटी मैं इतनी हाई नहीं रख सकता कि उसकी बेस पे मैं ये बताऊं कि हमारी रिएक्शन क्या होगी। मैं तो नहीं समझता कि ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और इसको हमें अपने काउंट में रखना चाहिए। वक्फा लेना है। ये रॉयटर्स की एक स्टोरी थी, और वहां के जो मुकामी रिपोर्टर थे उन्होंने शायद ये स्टोरी की हो, या इस्लामाबाद से कोई गया हो। तारिक नकाश साहब जो हैं वो बालाकोट नहीं गए थे, वो मुजफ्फराबाद की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ गए थे और वहां से रिपोर्टिंग की थी। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ज्योति मल्होत्रा साहिबा ने। भारत की एक सहाफ़ी हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम पे ज्वाइन किया, क्योंकि हमने बहुत सारे सहाफ़ियों को फ़ोन किया मगर उन्होंने हमारे से बात करने से इनकार कर दिया। और ज्योति जो है वो उन लोगों में से है जो समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन होना चाहिए, तभी दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो तरक्की कर पाएंगी। ज्योति, मुझे ये बताइए कि ये सवाल यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ पहले तारिक नकाश साहब भी थे, मुजफ्फराबाद के सहाफ़ी हैं, आप उनको जानते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ रमेश कुमार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर हैं, और हमारे साथ एयर मार्शल हैं शाहिद लतीफ़ साहब। तारिक नकाश साहब ने ये सवाल रखा, जो एयर मार्शल ने भी रखा, कि अगर इतनी कैजुअल्टीज हुई हैं, 300 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं, तो उसकी एविडेंस हिंदुस्तान की हुकूमत क्यों नहीं सामने रखती? चले हमारे सामने ना रखे, आपके सामने तो रख सकती है। देखिए मुनीज़े, ये सवाल तो आपका जायज़ है कि ये जो प्रूफ है या एविडेंस, इसको भारत की आवाम के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा। लेकिन आज की तारीख में जो है हमारे जो हुकूमत है, हमने ये जो सवाल किए हैं उनसे, और उनका ये जवाब है कि हम ये दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो इधर दिल्ली में आज पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबरान हैं, आप जानते हैं, उसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं, उनको और पूरे दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको जो है ये डॉसियर एक थमाया है और उनको बताया है कि किस तरीके से ये स्ट्राइक्स हुई हैं, क्यों हुई हैं। जैश ए मोहम्मद ने, जैसे आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पुलवामा में, जम्मू और कश्मीर में जो अटैक हुए थे जिसमें 44 लोग मारे गए थे सीआरपीएफ के, तो उसकी रिटेलिएशन में ये स्ट्राइक्स हुई हैं। तो ये सारा जो प्रूफ जो हम मांग रहे हैं या जो जिस पे हम सवाल कर रहे हैं, वो अभी तक तो प्रेस को नहीं दिए गए हैं। कुछ दिए गए हैं, कुछ फोटोज वगैरह हमें दिखाई गई हैं। जो डेड बॉडीज, जहाँ तक आपका जो सवाल है, उनकी तस्वीरें अभी नहीं दिखाई दी, लेकिन जो इलाका बता रहे हैं बालाकोट का, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद का जो कैंप एक था, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। लेकिन जो आपका सवाल है जायज़ है, और जो हमें बताया गया है कि पूरा जो डॉसियर है या जो जानकारी है वो इन एम्बेसडर्स को और बाकी सिक्योरिटी काउंसिल वाले मेंबर्स को दी गई है। ज्योति साहिबा, ये भी बताइए कि एयर मार्शल साहब ने भी ये सवाल किया था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि वो खुद भी एयरफोर्स में रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि बमबारी नहीं हुई, हमला नहीं हुआ, जो पे लोड था वो उन्होंने खाली किया है। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने जब वो यकदम जल्दबाजी के अंदर वापस गए हैं, तो बमबारी नहीं हुई। ये यहाँ पे कम से कम जो है एयर मार्शल साहब भी ये सवाल कर रहे हैं और आईएसपीआर का भी ये मौक़िफ़ है। जी बिल्कुल। मैंने देखा है कि आईएसपीआर, और आज सुबह सुबह जब आईएसपीआर, आपके डीजी आईएसपीआर का एक जो ट्वीट आया था, उस वक्त भी उन्होंने यही कबूल किया था सबसे पहले कि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए थे। तो सबसे पहले हमें ये एक सहमति बना लेनी चाहिए कि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं वो उन्होंने एलओसी क्रॉस करके, जो 1971 की जंग के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है, आप जानती हैं मुनीज़े, और वो पाकिस्तान के अंदर आए और सिर्फ पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं और आप कहते हैं आज़ाद कश्मीर, उनको ये खबर थी, हमारी सरकार को, हमारी हुकूमत को, कि और भी जैश की तरफ से स्ट्राइक्स होने वाली थी। तो ये हमारे पास ये जानकारी है। और जी हाँ, ठीक है। और आपने एक अहम बात की है, एयर मार्शल साहब आपकी जानिब आऊंगी। ज्योति साहिबा का ये कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी
सतह के ऊपर जो शवाहिद हैं वो प्रेजेंट करेगा। उस केस के अंदर पाकिस्तान भी यकीनन शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। आज हमें लेके जाने वाले थे DGISPR उस इलाके में, मगर मौसम की खराबी की वजह से नहीं लेके जा सके। आप चूंकि बहुत साल रहे हैं एयरफोर्स के अंदर, तो आप बात को अच्छी तरह समझते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारी मिलिट्री जो है क्या वो एविडेंस सामने पेश करेगी? और दूसरा कि क्या रिस्पांस होना चाहिए, पार्लियामेंट का इंतजार करना चाहिए या कि आप समझते हैं कि फौज के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कि किस किस्म का जवाब हो? आपके सवाल का पहला रिस्पांस तो मेरा ये है कि अभी कुछ देर पहले जो तारिक साहब वहां इलाके से होकर आए, उन्होंने कैटेगोरिक फॉर्म में कहा कि वो वहां गए हैं, वो सिर्फ LOC पर नहीं गए, वो जाए हादसा जो है वहां गए हैं। और उन्होंने बकायदा कहा कि वहां 4 गड़े हैं। साहब कत्ता कलामी माफ, आप उनसे प्रोग्राम के बाद भी चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 गढ़ों का जिक्र किया। और मुझे अभी भी याद है अपनी कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया कि 1000 पाउंडर बॉम्ब जो है वो तो पूरे हिस्से की शक्ल ही बदल देता है। ये 4 जो उन्होंने गढ़ों का जिक्र किया, ये बॉम्ब्स के नहीं हो सकते। बॉम्ब 1000 पाउंडर जो ऑल द वे कोई अटैक करने जाएगा जहाज, 1000 पाउंडर जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है। तो उसके डैमेज में और 4 गढ़ों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एज एन एविएटर मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारी जिंदगी बॉम्ब्स भी ड्रॉप करता रहा और लोड भी जेटसन करने के मौके आए। और ये जो लोड पे लोड जेटसन करना है, ये एक भागने की हैसियत जो है उसको गेन करने के लिए करना होता है। लिहाजा ये बमबारी नहीं हुई, ये लोड जेटसन किया गया है। और जब रिएक्शन होने वाला था और जब एन नजर आ रहा था कि अब रिएक्शन होगा, हमें यहां से भागना है, तो फिर उस वक्त ये लोड जो है उसको जेटसन किया गया। तो एक तो हमें इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात कि 300 लोगों का वहां से गायब होना, और ये तारिक साहब आपको बताकर गए कि उनके मुताबिक वहां एक जगह है जहां पे एक, और वो भी स्प्लिंटर्स हैं, जब जमीन पे कोई चीज गिरती है उसके स्प्लिंटर्स जब फटती है तो उसके स्प्लिंटर्स फ्लाई ऑफ करते हैं, वो किसी एक घर में जाके कहीं लगे हैं, उससे एक आध यानी बंदा है जिसका नुकसान हुआ है, मामूली चोट आई है। यानी 300 लोगों की जो आपने हिलाकत की, वो जो है, ये इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा बैठी हैं, सॉरी ज्योति, ओके जी, ओके, सॉरी आई डिडंट गेट दैट नेम। वो इन तक भी वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसलिए इनको नहीं, वाकई में ये सवालिया निशान है। मगर मैं चूंकि आगे बढ़ना चाहूंगी, मुझे ये बताइए, मेरा जो दूसरा सवाल था आपसे वो यही था कि क्या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ये फैसला करना चाहिए कि जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, या जिस तरह मोदी साहब ने फौज के ऊपर छोड़ दिया था, अपनी फौज के ऊपर, तो हमें भी फौज के ऊपर छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं ये पार्लियामेंट ही का जो है उसका ये उसी की ये सवाबदीद है। और चूंकि सारे मुल्क के लोगों को वो रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे, तो पार्लियामेंट ही का इजलास जो है वो इसका फैसला वहाँ होना चाहिए। और इसके साथ आपको ये भी मालूम है कि एक तो मीटिंग हो चुकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और जो कल होने जा रही है वो नेशनल जो आपकी अथॉरिटी है, कमांड अथॉरिटी, वो उसकी मीटिंग हो रही है। तो ये दोनों जो हमारे महकमे हैं, ये भी पूरी नेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उधर भी ये बातचीत होनी है। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में सिविल मिलिट्री क़यादत जो है मिलकर फैसले वो ही फैसला करेगी। जी, मिलकर कर रहे हैं। रमेश कुमार साहब, मैंने आपकी जानिब आना है, मुझे छोटा सा वक्फा लेने दें और फौरन उसके बाद मैं आपकी जानिब आ जाऊंगी। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। रमेश कुमार साहब, अब जो बॉल है वो पार्लियामेंट के कोर्ट के अंदर है, मगर जो तज्जिया निगार हैं उन्होंने आज लिखा है, और एक पाकिस्तानी तज्जिया निगार ने ये कहा है, स्ट्रेटेजिकली इट इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान दैट इंडिया कैन कीप डूइंग दिस। व्हाट डज इट से अबाउट पाकिस्तान्स रेड लाइंस दैट कंट्रीज लाइक इंडिया कैन कीप वायलेटिंग आवर एयर स्पेस और क्लेम दे हैव कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स? तो हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, मगर अगर इस किस्म के क्रिटिसिज्म आ रही है तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसका क्या फैसला होगा, क्या फैसला होना चाहिए?
देखिए, पार्लियामेंट की आज भी कुछ तकारीर हुई है, कल भी होंगी, परसों भी होंगी, कि हम पाक फौज के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंच इंच हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये हर 22 करोड़ आवाम का एक जज्बा है। मगर बात सिंपल में ये है कि मुझे फिर उस हमाकत जिसका डर था वही दोबारा हो गई। मैंने वहाँ पे भी बार बार ये बात की थी, यहाँ पे भी बार बार बात की थी कि जंग नहीं है हल, ये मसले मसाइल हैं बाहमी तलकात से हल होंगे, फेथ के साथ हल होंगे। मगर जिस किस्म का ये हमला किया गया, चाहे 4 किलोमीटर अंदर आए या 8 किलोमीटर अंदर आए, बात यह है कि LOC क्यों क्रॉस की गई। जब एक किस्म का यकीन दिलाया मैंने वहां पे कि हमारा कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो कहने लगे कि नहीं यहाँ पे जैश है, यहाँ पे ये है, बहुत सारी उन्होंने बातें की, जिसके ऊपर मैंने कहा अगर ऐसी कोई चीज है तो आप एक हफ्ते के अंदर उधर आप रिएक्शन देखेंगे, मैं जाके आपका मैसेज भी पहुंचाऊंगा। मगर फिर भी तीसरे दिन जो है माफ मुझे एक बात बताइए कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, जो कश्मीरी लीडर है, उन्होंने भी कहा है कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, उसके बाद तो मुज़ाकरात ही होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो कश्मीरी ही हैं जो रगड़े जाते हैं। वहां पे इस तरह का आपको एक माहौल लगा कि बातचीत के लिए मोदी सरकार तैयार है? देखिए, मैं थोड़ा सा वहां पे जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन मेरा 22 तारीख को हुआ, 22 तारीख को जब मैं 21 तारीख को रात को पहुंचा, 22 तारीख को जब VK सिंह के साथ में था, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक उनके ही चार्टर जहाज में जब कुंभ मेले के ऊपर मैं पहुंचा, बहुत एग्रेसिव माहौल था। और एग्रेसिव माहौल इतना था, मेरे आगे पीछे भी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ख्याल से चलें, ये चलें, बहुत माहौल एग्रेसिव है। इवन मीडिया ने पूछा कि पाकिस्तानी को बुलाया क्यों आपने। इवन कांग्रेस के भी एक लोग ने उसी टाइम क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था कि आपने यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन को क्यों बुलाया। मगर जब मेरी मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई और मैंने उनको अपने तरीके से जब बात की कि जंगू का हल नहीं है, ये नहीं है, मैंने ओबामा की बात की कि 100 साल पहले इब्राहिम लिंकन ने जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, फिर ये माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद मैंने इनको समझाया कि पाकिस्तान को आप कमजोर नहीं समझे, पाकिस्तान की 6 लाख फौज नहीं है, 22 लिहाजा आपके बातचीत करने से, एंगेजमेंट से कोई फर्क पड़ा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ज्योति साहिबा, यहाँ पे एक तासुर है कि जी मोदी जो है वो इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन सीजन है और वो कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। पहली दफा उन्होंने, जिस तरह आपके सहाफी भी कह रहे हैं, ये रेड लाइन क्रॉस कर दी है और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आए हैं इंडियन एयरफोर्स। तो आपको क्या लगता है कि ये एडवेंचर जो है उनको फायदा पहुंचाएगा आने वाले इंतखाबात के अंदर? देखिए मुनीज़े, इसको हम जो भी आप इसको आप डिस्क्राइब करें, इसको आप एडवेंचर बताएं, आप इसको रिटेलिएशन बोलें, ली गई थी जैश ए मोहम्मद ने। और देखिए, फायदा होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब कुछ ही हफ्तों में जो है चुनाव अभी शुरू हो जाएगा, इलेक्शन सीजन जैसे आपने कहा। लेकिन आज की तारीख इनका साथ दिया, इसके बाद जी देखिए आज की दीगर पार्टियों ने, कांग्रेस ने,
जी, कांग्रेस ने भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है सरकार को, हुकूमत को। और आज एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है हमारे यहाँ, जहाँ पे सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। कांग्रेस उसमें बहुत अहम है। तो सबने सबसे पहले आज सुबह मेरे ख्याल किसी भी राहुल गांधी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट, उनने सबसे पहले आज ट्वीट किया कि हम सिर्फ हुकूमत के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं, अपने सैनिकों के साथ हैं। तो एक ये बहुत ही सपोर्टिव जो है आज की तारीख में ये यूनाइटेड पैगाम जो है वो हिंदुस्तान भेज रहा है। एयर मार्शल साहब, मेरे पास आखिरी मिनट रह गया है। जो ज्योति ने सवाल उठाए हैं जैश ए मोहम्मद के हवाले से भी, उसके ऊपर भी आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखें, यही शख्स जो है ये आदिल डार, ये 2017 में इंडिया में पकड़ा गया और इसको कैद भी किया गया था। तो उसकी जो इंक्वायरी थी, क्या उसके ऊपर हिंदुस्तान में आपने एक्शन लिया? उस वक्त उसका ताल्लुक किस जमात से था, ये भी प्लीज़ बता दें। जैश ए मोहम्मद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना, ये वहाँ पे कहा गया, हमें तो नहीं इसके बारे में कंफर्मेशन। यानी आजकल कोई किसी पार्टी की बिहाफ पे बयान देना, ये तो कोई बात नहीं है। इसकी कंफर्मेशन क्या है?